तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। माफ़ करना, थोड़ा लेट हो गया, वो थोड़ा सा पढ़ाई का चक्कर था। समझ सकते हो क्या कह रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस वाला स्टार की 379 चैप्टर है, तो इसी के साथ इसको भी शुरू करते हैं। और जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लुफेंग आकर अपने सातों के सातों लॉर्ड्स के सामने अपने पावर को प्रस्तुत करता है और कहता कि देखो, मेरे डोमेन की पावर्स तुम सबको हील कर सकती है। जिसके साथ युवान उससे फाइनली पूछता है कि लुफेंग, तुम्हारे डोमेन के अलावा आखिरकार ऐसी क्या चीज़ है जिसमें तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। तो लुफेंग रिप्लाई करते हुए कहता है कि ये दो कैटेगरीज में बटी हुई है। सबसे पहले तो मेरी एक फिजिकल कॉम्बैट सिस्टम है और दूसरी ब्लेड टेक्निक सिस्टम है। जिसके साथ लुफेंग एक एक करके उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना शुरू करता है। अब इसी एपिसोड में आप लोग लुफेंग को ह्यूमन एंसेस्टर से फाइट करते हुए भी देखोगे। मतलब वो डायरेक्टली फाइट तो नहीं करता, बस वो बैटल फील्ड में उतर चुका होता है इसी चैप्टर के एंड में। अब यहाँ पे लुफेंग उन सबको डिमॉन्स्ट्रेट तो करता है। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अंदर जितने भी लॉर्ड्स होते हैं वो सभी लुफेंग को ही देख रहे थे। अब लुफेंग अपनी सारी पावर्स को शोकेस कर रहा था, जिसकी वजह से उन सबको लुफेंग की हर एक पावर्स के बारे में अच्छे से पता चलता है। अब यहाँ पे लुफेंग ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि ये सारे लॉर्ड्स अपने एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानना चाहते थे। वो उनके लेगेसीज, इनसाइट्स, कॉम्बैट मेथड्स, ये सब जानना चाहते थे ताकि वो अपने आप को बैटल में अच्छे से कॉर्पोरेट करा सके। और यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखी चाहिए। मतलब लुफेंग पहले अपने बैटल टेक्निक्स को छिपाया करता था, लेकिन उसे यहाँ पे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ यहाँ पे लुफेंग सबको शोकेस करता है। सबसे पहला तो बात ये था कि लुफेंग के ये सबसे मोस्ट ट्रस्टवर्दी कंपेनियंस होने वाले हैं। अगर यहाँ पे इनसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कोई और हो ही नहीं सकता, मतलब कोई और होगा भी कैसे। और यहाँ पर उन सबको एक दूसरे को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड ये था कि सारे लॉर्ड्स एक यूनिक पाथ को फॉलो करते हैं। अगर एक दिन एक लॉर्ड, दो लॉर्ड्स मतलब बन भी जाते हैं जो कि सेम ह्यूमन डॉल्स को क्रिएट करते हैं, तो उनकी मिस्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्ट हो जाएंगी। मतलब मान लो एक और लॉर्ड आया जो कि अपने लुफेंग के जैसे लाइफ एंड डेड डाओ को सीख कर आया है, तो उन सब की मानो डाओ सेम है, लेकिन उन सब की इनसाइट्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी। स्पिरिचुअल विल पावर्स और बाकी सब भी काफ़ी ज़्यादा अलग होगी, जिससे कि वो सबको अलग अलग बनाती होंगी। क्योंकि हर लॉर्ड के पास अपनी एक अलग बात होती है जिसको कि वो फॉलो करते हैं। लुफेंग और बाकी सब इस चीज़ को अच्छे से समझते थे। और यहाँ पर वो एक और चीज़ जानते थे कि अगर डॉग को बनाते समय एक थोड़ी सी भी गलती होगी तो ये एक फेलियर हो जाएगी। जिसके साथ वहाँ पे लॉर्ड जिन अपने लुफेंग की इन सारी कॉम्बैट टेक्निक्स को देखकर एडमायर करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये कॉम्बैट टेक्निक जो कि डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ है वो तो काफ़ी ज़्यादा विशियस है और इसे डील कर पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी टेक्निक तो कुछ ज़्यादा ही फेरोसियस है। तो लुफेंग रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं अपने टेक्निक्स को प्योरली लाइफ बेस पे नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि लुफेंग अपने टेक्निक्स को सिर्फ मारने के लिए बनाना चाहता था। क्योंकि अगर लाइफ बेस वो बनाता तो उसकी पावर्स पे काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशंस हो जाती और लाइफ बेस वाले टेक्निक ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस नहीं कर पाती हैं। लुफेंग यहाँ पे एक चीज़ चाहता था, एक ऐसी पावर्स, एक ऐसी टेक्निक जिससे कि मारा जा सके। और अगर लुफेंग अगर लाइफ पे रहा तो उसके पावर्स वाइटैलिटी, इन्फिल्ट्रेशंस, कोरोजन्स को ड्रेन करना शुरू करेंगी। लुफेंग की पावर्स अभी थी तो वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के लिए काफ़ी ज़्यादा थी। पलक झपकते ही लुफेंग उन सबको मार सकता था, बस उनको देख कर ही उन सबको तबाह कर सकता था, इतनी पावर्स थी। लेकिन ह्यूमन एंसेस्टर की बात करें तो ऐसे मेथड्स लुफेंग के काम नहीं करने वाले हैं। लुफेंग को एक किलिंग टेक्निक चाहिए थी जो कि उसे फ्यूजन ऑफ लाइफ एंड डेथ से ही मिल सकती है। जिसके साथ युवान उससे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, लुफेंग देखो, जब 72 एंसेस्टर्स एक साथ लॉर्ड से क्लास करते हैं तो वो सोलली अपने लॉन्ग रेंज मेथड्स पे रिलाई करते हैं। आफ्टर ऑल यहाँ पे वो अपने ट्रू बॉडीज को हमारे फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप नहीं होना देना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे कहना कि क्या साफ मतलब है कि यहाँ पे 7 लॉर्ड एक साथ फाइट करते हैं तो वो बस डिफेंसिव फॉर्मेशंस में ही रहते हैं। जितने भी 72 ह्यूमन लाइफ फॉर्म से वो फार दूर रेंज वाले अटैक्स को यूज़ करते हैं ताकि वो लॉर्ड्स के नज़दीक जा ही ना पा सके। क्योंकि अगर कोई भी आकर उनके लॉर्ड्स के बीच में फंस गया तो उनके फॉर्मेशंस में फंसने के बाद वो वहाँ पे ख़त्म हो सकता है। क्योंकि उनकी एक मेन वीकनेस है, उनके कोर को डिस्ट्रॉय कर दो वो ख़त्म हो जाएंगे। अब लुफेंग भी हामी भरता है। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि मान लो कि लॉर्ड वुलन जिसकी बॉडी अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक थी, अगर वो भी उन सब में फंस जाती तो उसे भी वहाँ पे ट्रैप होना पड़ता कुछ शॉर्ट टाइम के लिए। जिसके साथ युवान कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें सीखना है तो बस तुम्हें एक लॉन्ग रेंज अटैक्स
को एम्प्लॉय करना होगा। और कोऑर्डिनेशंस की बात करें तो मैं तुम्हें सब चीज़ की नेसेसरी वाली इंफॉर्मेशन तुम्हें देने वाला हूँ और तुम बाकी सब लॉर्ड्स के साथ मिलकर ये सब करने वाले हूँ, जिसके साथ लू फेंग को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब यहाँ पे युवान उसे सारी डिटेल बैटर सिनेरियोस दे देता है, उसे ये भी बताता है कि कैसे 8 लॉर्ड एक साथ मिलकर 72 ह्यूमन एंसेस्टर के साथ फाइट कर सकता है। और लू फेंग के माइंड में काउंटलेस कॉम्बैट सिचुएशंस आ जाती हैं। लू फेंग उन सबको देखकर हामी भरता और क्या था मैं समझ गया। लू फेंग की जो लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस हो चुकी थी, तो लू फेंग एक सिंगल ग्लांस में वो इन्फिनाइट काउंटलेस वेरिएशंस ऑफ बैटल स्ट्रेटजीज को आराम से पढ़ सकता था और वो उसे बना भी सकता था। ऐसा नहीं था कि लू फेंग सिर्फ उसको समझ सकता था, लू फेंग की माइंड इतनी फास्ट हो चुकी थी कि लू फेंग हर एक चीज़ सोच सकता था। लू फेंग हर एक बैटल स्ट्रेटजीज को लू फेंग पलक झपकते ही बहुत सारे काउंटलेस टेक्निक्स तक को क्रिएट कर सकता था। हालांकि वो नॉर्मल होंगी, वो इतनी पावरफुल नहीं होंगी कोई ह्यूमन एंसेस्टर तक को मार डाले, लेकिन वो पावरफुल तो होंगी ही, जिसके साथ लू फेंग यहाँ पे इन सबको पढ़ लेता है। और वहाँ पे युवान सबको देखते हुए कहता है कि लू फेंग की पार्टिसिपेशन हमारी टीम में एक बहुत ही मेजर और कॉम्बैट स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगी, हमारी पावर्स लगभग 30 से 40% बढ़ जाएंगी। और फिर वो आगे कहते हैं कि ह्यूमन एंसेस्टर अभी तक लू फेंग के ब्रेक थ्रू के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हमें इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना होगा और जितने ज़्यादा हो सके उनको तबाह करना होगा। तो लॉर्ड भी हामी भरते हैं। अब उनकी जो हार्ट थी वो उनके अंदर किलिंग इंटेंट्स आने लगते हैं। आफ्टर ऑल हाईएस्ट रैंकिंग फिगर जो प्रैक्टिसनर फैक्शंस थी वो अभी अपने इंटायर फैक्शंस को बचा नहीं पा रही होती हैं, वो अपने लोगों को मरता हुआ देख रहे होते हैं। उनके 1/6 टेरिटरी ऑलरेडी ख़त्म हो चुके थे, काउंटलेस लाइफ ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी, तो उन्हें गुस्सा क्यों नहीं आएगा। जिसके साथ युवान उससे कहते कि जिंगमिंग तुम लू फेंग को लेकर चलो। अब यहाँ पे कहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं, तो लू फेंग को अभी भी बैटल फील्ड में जाना है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का अंदाजा हो जाएगा कि ये दुनिया कितनी ही ज़्यादा बड़ी है। जिसके साथ लॉर्ड जिंगमिंग हामी भरते हैं, जिसके साथ वहाँ पे युवान उससे कहते हैं कि एक बार लू फेंग बैटल को ज्वाइन करेगा तो ह्यूमन एंसेस्टर्स को लू फेंग के बारे में पता चल जाएगा, वो इमीडिएटली रीइंफोर्समेंट को बुलाएंगे, अपने साथियों को बुलाएंगे। लेकिन अगर हमारे एस्टिमेशन के मुताबिक भी देखा जाए तो उनके रीइंफोर्समेंट को आने में भी लगभग 3 दिन का समय लग जाएगा। मतलब देख रहे हो ये इस लेवल के बीइंग बन चुके हैं, लेकिन रीइंफोर्समेंट को भी आने में 3 दिन का समय लग जाएगा, जबकि ये लाइट की स्पीड से इन्फिनाइट टाइम्स स्पीड में फ्लाई करते हैं। ये स्पेस ही इतनी बड़ी हो चुकी है कि यहाँ पे आने में भी 3 दिन का टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे इन्फिनाइट मतलब ये मत समझो कि इन्फिनाइट है कि एक पलक झपकते ही वो कहीं पे चले जाएंगे, बस एक अंदाज़ा लगा लो कि उनकी स्पीड इतनी चक हो चुकी है, बस दुनिया ही कुछ ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। जिसके साथ वहाँ पर वो कहते हैं कि अगर 3 दिन भी उन्हें आने में टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे पास एक मिक्स चांसेज होगा कि हम इसमें कुछ मुनाफा निकाल सकते हैं। ये इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस बहुत बड़ी है, अगर इन्फिनाइट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स भी अगर आएंगे तो उन्हें भी लगभग 3 दिन लग जाएगा, वो भी मैं बेस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर वो निकलते हैं अपने फुल स्पीड के साथ आएंगे फिर भी उन्हें 3 दिन लग ही जाएंगे। इसके साथ लॉर्ड जिंगमिंग पूछता कि लू फेंग क्या हम लोग चल सकते हैं, तो लू फेंग हामी भरता है। अब इतने शॉर्ट टाइम में लू फेंग ने जितनी प्रिपेयर करनी थी कर लिया होता है। जिसके साथ लॉर्ड जिंगमिंग अपने लू फेंग को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं और लैंड से बाहर। लू फेंग अभी के फिलहाल अपने इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में अपने ऑरा को कंसील किए था, वो अपने ऑरा को छिपाए हुए था। लू फेंग अपनी वाइटैलिटी को जरा सा भी लीक नहीं होने देता, यहाँ तक कि लू फेंग के काउजन इफेक्ट से भी लू फेंग के बारे में नहीं पता लगा सकता कि लू फेंग अभी है कहाँ। मतलब कोई और नॉर्मल बंदा तो लू फेंग के काउजन इफेक्ट से पता लगा ही नहीं सकता, यहाँ तक कि युवान भी लू फेंग के काउजन इफेक्ट से उसका पता नहीं लगा सकते। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने जिंगमिंग के साथ आगे बढ़ रहा था, तो लू फेंग की जो करंट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस थी उससे भी लू फेंग को लगता है कि जितने वो स्टेप ले रहा था वो टेलीपोर्टेशन से भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। मतलब लू फेंग चल ही इतना तेज पा रहा था कि लू फेंग को लग रहा था कि वो टेलीपोर्टेशन से भी ज़्यादा फास्ट मूव कर पा रहा है। लेकिन अभी लॉर्ड जिंगमिंग की जो स्पीड थी तो लू फेंग की स्पीड तो उनके सामने कुछ भी नहीं थी, क्योंकि बताया जाता है कि लू फेंग अपने साथ जो जिंगमिंग था उसके मूवमेंट्स को सेंस करता है, जहाँ पे लॉर्ड जिंगमिंग अपने हर एक स्टेप के साथ
काउंटलेस लेयर्स ऑफ स्पेस टाइम को क्रॉस कर पा रहा था, वो एक एंडलेस डायमेंशंस को पार कर पा रहा था और एक उनके नीचे मैप आ चुकी थी और लू फेंग उस मैप को एक रियलिटी की तरह देख पा रहा था। मतलब ये समझ लो कि उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो किसी 3D वर्ल्ड को 2D वर्ल्ड में कंप्लीट करा के उसमें आगे बढ़ रहे थे। जैसे आप किसी मैप को रख दो और वहाँ पे आप अपने हाथों से एक जगह से लेके अमेरिका से इंडिया, इंडिया से अमेरिका में जंप मारा दो, उतनी स्पीड में वो सब ट्रैवल कर रहे थे। बस मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जिसके साथ लू फेंग यार हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये उस बेइंग की पावर से जिसने कि स्पेस टाइम में सबसे हाईएस्ट मास्टरी कर रखी है। तो लॉर्ड जिंगमैन स्माइल करते हुए कहता है कि हर एक लॉर्ड की अपनी एक अलग अलग स्पेशलिस्ट होती है और मेरी स्पेशलिस्ट ये है कि मैं कोई ज़्यादा ही जल्दी जा सकता हूँ। जिसके साथ लू फेंग उस डायमेंशंस को जो कि उसके पैरों के नीचे से उसको देख कर क्या आता है कि ये बस यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बस आगे बढ़ रहा हूँ, ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं स्पेस और टाइम में ही ट्रांसेंड कर रहा हूँ और ये स्पेस एंड टाइम एक मैप जैसा बन चुका है और ऐसी एबिलिटी तो सच में अनइमेजिनेबल होती है। और यहाँ पर लू फेंग इन सबको देखकर जान जाता है कि इसी वजह से जितने भी हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स से और वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन्स की बॉडी है उसे कलेक्ट किया गया है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही स्पीड में मूव करते हैं। एक ही पलक झपकते कहीं से भी कहीं चले जाते और वहाँ पे मार के बॉडीज को कलेक्ट करके अपने पास ले आते हैं। लॉर्ड जिंगमैन की एबिलिटी सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग होती हैं। तो लॉर्ड जिंगमैन कहते हैं कि हर एक लॉर्ड इंडिस्ट्रक्टिबल और इमॉर्टल होता है। हम लोग ऐसे बेइंग हैं जो कि कम्प्लीटली ट्रांसेंड कर चुके हैं। ये तो हमारे पास एक बोझ आ चुकी है कि हमें प्रैक्टिशनर फैक्शंस को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हम इतनी मेहनत करते हैं। अब ये लॉर्ड्स इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल्स होते हैं। मतलब देख रहे हो कि 7 लॉर्ड्स को ही हराने में 72 ह्यूमन एंसेस्टर्स का सामना करना पड़ता है। मतलब सामना एक साथ मिलकर अटैक करना पड़ता है। मतलब एक लॉर्ड 10 ह्यूमन एंसेस्टर्स का मुकाबला कर सकते हैं। तो इस बात से आप ये समझ सकते हो कि ये सभी जो लॉर्ड्स हैं वो इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस की मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल्स में से एक है। अगर ये सेल्फिश हो गए और अपने काउंटर्स प्रैक्टिशनर्स को इग्नोर करना शुरू किए तो ये बढ़िया आराम से अपनी एक ऐसो मौज की जिंदगी काट सकते हैं। अब यहाँ पे लॉर्ड्स के बीच में कोई भी लेडीज नहीं है, तो मैं बस ये सोच रहा हूँ कि टाइम पास कैसे करते हो, मतलब समझ रहे हो। मैं बस एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना, मैं आज कमेंट पढ़ूंगा। वैसे पढ़ता हूँ कि अगर 2 लॉर्ड्स हुए, उनके बेबीज हुए, तो क्या वो भी लॉर्ड होंगे? मतलब सोचने वाली बात है। आप लोग कमेंट करके कुछ राय सजेशन देना कि क्या ऐसा हो सकता है कि मान लो आगे चल के कोई लेडी ट्रांसजेंड करती है और उसमें लू फेंग में बच्चे होते हैं, तो क्या वो भी एक लॉर्ड बनेगा या फिर वो किसी एक नॉर्मल बंदे की तरह बनेगा जो कि गॉड एम्प्रेस स्टेज में ही अटका रहेगा? तो यहाँ आप लोग बताएं। तो यहाँ पे ऐसे चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे वो लॉर्ड्स चाहे तो आराम से मौज की ज़िंदगी काट सकते थे, लेकिन ऑरिजिन वर्ल्ड्स ने उन्हें न्यूचर किया होता है, उन्हें पाला पोसा होता है। उन्होंने अपने रास्ते में कई सारे काउंटलेस फेवर्स और काउंटलेस काउजन इफेक्ट का सामना किया था। आखिरकार वो उनको भूल कैसे सकते हैं? आखिरकार वो कितने भी चाहे क्यों ना स्ट्रांग हो जाए, वो अपने ऑरिजिन्स को, अपने रूट्स को कभी भी नहीं भुला सकते हैं। और फिलहाल में अपने 60,600 क्लस्टर्स को प्रोटेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पर लॉर्ड जिंगमैन लू फेंग को बताने लगते हैं ये सारी चीज़ें और वो कहते हैं तुम्हारी टैलेंट और पोटेंशियल्स मुझसे कम नहीं है, लेकिन तुम और मैं काफ़ी ज़्यादा अलग है। तुम्हारी बात कॉम्बैट को ज़्यादा सूट करती हैं। लॉर्ड जिंगमैन आगे कंटिन्यू करते हुए कहती हैं कि देखो हमारे अंदर काफ़ी बड़ी प्रैक्टिशनर्स की टेरिटरी आती हैं और हमें स्ट्रेंथ चाहिए और तुम्हारे पास वो दोनों चीज़ें मौजूद हैं और तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा। तुम्हें समझना चाहिए कि ऑरिजिन वर्ल्ड्स सभी जगह एग्जिस्ट करते हैं, बस से 300-600 वर्ल्ड क्लस्टर्स में फैले हुए हैं। तो यहाँ पे मैं बड़ी आसानी से जा सकता हूँ और मैं अपनी पूरी पावर से इन सबको प्रोटेक्ट करता हूँ। तो लू फेंग भी हामी भरते हुए कहता कि मैं भी अपनी पूरी पावर से सबको प्रोटेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे और भी उनमें बातें होने लगती हैं जो कि 3,600 वर्ल्ड क्लस्टर्स के बारे में होती हैं कि उन्होंने कैसे अपने स्पेस नेट को वहाँ पे बिछा रखा है और कैसे उस जगह पे आसानी से मूव कर पाते हैं। 7 लॉर्ड्स उन्हीं टेरिटरी को बचाने के लिए फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में बताया जाता कि एक रीजन के अंदर वहाँ पे ऐसी थी कि वहाँ पे 3,600 वर्ल्ड क्लस्टर से भी ज़्यादा बड़ी एरिया थी जो कि एक सिंगल वर्ल्ड क्लस्टर्स थी जहाँ पे अभी लड़ाई हो रही है। मतलब कि यहाँ पे एक ऐसा भी रीजन था, मतलब ये दुनिया बहुत बड़ी है तो यहाँ पे
एक ऐसी रीजन्स होती है जहाँ पे 3600 वर्ल्ड क्लस्टर से भी बड़ी जगह मौजूद है, वो पूरी तरह से खाली और वीरान है, और वहीं पे लॉर्ड समझ लो तो फाइट कर रहे थे। अब यहाँ पे लॉर्ड जिंग लू फेंग की तरफ देख कर कहते हैं कि ज़्यादा ओवर थिंक मत कर, अभी के मर्तबा हमें ये टास्क को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले हमें 3600 वर्ल्ड क्लस्टर्स को वापस से रिक्लेम करना होगा। अब लॉर्ड जिंग और लू फेंग को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। फाइनली एक दिन उन्हें टाइम लग जाता है ओरिजिन वर्ल्ड से उस बैटल फील्ड में जाने में जहाँ पे लू फेंग फाइट करने वाला था। अभी बैटल फील्ड एक एंडलेस वॉइड की तरह थी जहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब पूरी तरह से अनंत होता है, उसका कोई ख़त्म होता ही नहीं है। और यहीं पे ओरिजिन वर्ल्ड की एज पे बैटल हो रही थी, मतलब एक एज पे ओरिजिन वर्ल्ड ख़त्म हो चुकी थी, तो वहीं पे अपने लॉर्ड्स थे जो कि उसको प्रोटेक्ट करने पे लगे हुए थे, और ये लॉर्ड्स कुछ भी नहीं कर पा थे। वो ओवरऑल स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज में थे। स्पेस टाइम वहाँ पे बॉइलिंग वाटर की तरह क्रॉस हो रहे थे, वहाँ पे एंडलेस टर्बुलेंस सारी चीज़ें हो रही थी। 72 टेरिफाइंग फिगर्स फाइट कर रहे थे जो कि अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर्स को अनवील्ड करके अटैक किए जा रहे होते। मतलब समझ लो तो एक खतरनाक सी बैटलफील्ड वहां पे चल रही थी, दुनिया का सबसे खतरनाक मंजर वहीं पे चल रहा होता है। यहाँ पे सुप्रीम फोर्सेस एक साथ फाइट कर रही थी और सभी अपने 7 लॉर्ड्स पर अटैक किए जा रही थी। लॉर्ड्स अपने मेन कॉम्बैट क्लोन्स से वहां पे फाइट करने की जीत तोड़ कोशिश कर रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे। फॉर्चुनेटली युआन की फॉर्मेशंस उन सबको बढ़ाए रखी थी, उन सबके पावर्स को मल्टीप्लाई करके उन सबके स्ट्रेंथ को काफ़ी जा कर देती, जिसकी वजह से वो सबको रोक पाए थे। वरना युआन ना होते तो वो इंसान ह्यूमन एंसेस्टर्स के कंबाइंड अटैक्स को कभी भी सह नहीं पाते। अब जबकि लू फेंग यहाँ पे आ चुका है तो उसकी पावर से 30 से 40% पावर बढ़ेगी, जो कि एक सिग्निफिकेंट चेंज है, लेकिन ये युआन के रोल से ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन लू फेंग अभी फिलहाल में यहाँ पे आया था और अभी उसे एंट्री लेना बाकी था, जिसके साथ उनमें फाइट होने लगती है और बहुत सारी बीच में फिर से बकवास दिखाने लगती हैं। लेकिन दिखाया जाता है कि तभी अपने लॉर्ड जिंगमिंग लू फेंग को लेकर वहाँ पे आ जाते हैं। लॉर्ड जिंगमिंग के साथ अपना एक ब्लैक रॉब ब्लैक हेयर मैन होता है जो कि डायरेक्टली अपने फॉर्मेशंस में एंट्री कर लेता है और लॉर्ड जिंगमिंग की मेन क्लोन उसकी कॉम्बैट क्लोन के साथ मर्ज हो जाती हैं। अब जैसे ही वहाँ पे थर्ड मतलब 8 बंदे की एंट्री होती है, जितने भी 72 ह्यूमन एंसेस्टर्स थे वो वहाँ पे एक नए बंदे को महसूस कर लेते हैं और ह्यूमन एंसेस्टर्स शॉक होते हैं और क्लियरली उसे उस बंदे मतलब लू फेंग के अंदर से वो खतरा महसूस हो रहा था और क्या था ये बंदा है कौन। और यहाँ पे लिखा जाता है लू फेंग जैसे ही आता है वो अपने लाइफ डेड डोमेन को एक्सपैंड कर देता है और वो पूरे के पूरे ह्यूमन एंसेस्टर्स के टेरिटरी को घेर देता है और लू फेंग अपनी ओरिजिन पावर्स को भी यूज करके अपने कंपेनियंस के स्ट्रेंथ को वापस बढ़ाना शुरू करता है। प्रीवियसली हमने देखा कि कैसे लॉर्ड मोमेन, लॉर्ड जिन और लॉर्ड मी मिंगवांग और लॉर्ड नाइगू इंस्टेंटली मतलब खत्म हो चुके थे, मतलब उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी, उनकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, लेकिन लू फेंग आते ही उनको इंस्टेंटली हील कर देता है, उनके पीक कंडीशंस पे ले आता है। लू फेंग अपने फॉर्मेशंस के साथ इंटीग्रेट कर लेता है और युआन की गाइडेंस के साथ वहाँ पे अपने मैसिव कोलोसल बॉडी को एक्सपैंड करके वहाँ पे लॉर्ड वुलन के साथ एक डिफेंसिव फॉर्मेशन का क्रिएट करता ताकि वो ह्यूमन एंसेस्टर्स के अटैक को रोक सके। अब यहाँ पे एक 72 ह्यूमन एंसेस्टर्स की कंबाइंड अटैक जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर्स को विल्ड करती हैं वो सभी लू फेंग पे बरसना शुरू कर देती हैं। अब भले ही युआन के फॉर्मेशन से वो वीक होकर अंदर आती है, लेकिन वो सभी अटैक्स अपने लॉर्ड वुलन और लू फेंग के बॉडी पे आके बरसने लगती हैं और दिखाया जाता है कि लू फेंग अभी आया ही था कि उसके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाते हैं। लू फेंग के ऊपर कई सारे जख्म होते हैं, लेकिन अभी लू फेंग अपने 1.8 बिलियन ओरिजिन कोर के साथ उन सबको डिफेंसिव फॉर्मेशंस को कंप्लीट करके उन सबको रोक रहा था और उसकी जो खत्म होने वाली एनर्जी थी वो इंस्टेंटली आ जाती है। लेकिन जो अटैक्स अभी भी लू फेंग के ऊपर आ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं। लू फेंग की बॉडी स्टार टावर्स के उस ब्लड स्किल्स के 1/10 जितनी पावरफुल हो चुकी थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी लू फेंग जख्मी हो रहा था, लेकिन लू फेंग उनको इंस्टेंटली क्लियर कर रहा था, उनको हील कर पा रहा होता है। ये क्लियरली थी कि लू फेंग अपने पावर्स को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पा था, जबकि वो पहला टाइम बैटल फील्ड में आया था और लू फेंग होल्ड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो बाकी के दूसरे लॉर्ड्स थे वो लू फेंग के लिए चिंतित थे, क्योंकि फिलहाल में ये पहला बार लू फेंग का था जब लू फेंग यहाँ पे पहली दफ़ा आया था। आप यार कीड़े मकोड़े से फाइट करते हुए एक डायरेक्टली शेर के सामने उतार दो तो भले ही आपकी पावर इतनी हो कि आप उस शेर को मार सको, शेर का सामना कर सको, लेकिन फिर भी एक कीड़े मकोड़े
मकोड़े मारने के साथ आपका एक शेर का सामना करवा दिया जाए तो आपके ऊपर प्रेशर और पावर्स मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगी और आप पे कहीं ना कहीं वो चीज़ होगी कि आपकी पावर्स थोड़ी लैक करने लग जाएंगी, जिसके साथ वहाँ पे लू फेंग सहने लगता है। आधी पावर्स को अभी वो लॉर्ड वुलन रोक रहा था, वहीं पे 30 जितनी मतलब 30 लॉर्ड्स 30 ह्यूमन एंसेस्टर्स की पावर अभी लू फेंग सह रहा होता है ताकि फिलहाल में लू फेंग अडेप्ट कर सके। स्पेशली लू फेंग की इंजरी लॉर्ड वुलन से भी काफ़ी ज़्यादा सेवरी हो जाती है, लेकिन वो वर्स नहीं हो रही थी। मतलब यहाँ पे बैटल की सिचुएशंस अभी आप समझो यहाँ पे हुआ क्या, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे और कहोगे लू फेंग को ज़्यादा वीक है। लू फेंग का पहला दफ़ा था जब लू फेंग बैटल के दौरान आया, जहाँ पे लू फेंग आया तो लू फेंग के आते ही उस पर और अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। 30 जो 72 ह्यूमन एंसेस्टर्स थे उसमें से लू फेंग के ऊपर 30 ह्यूमन एंसेस्टर्स के अटैक्स आने लगते हैं। बाकी के जो 42 ह्यूमन एंसेस्टर्स के अटैक्स थे वो भी लॉर्ड वुलन सह रहे थे, क्योंकि अभी के फिलहाल में लॉर्ड वुलन काफ़ी देर से बैटल करते आया तो लू फेंग को अडेप्ट होने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन भले ही लू फेंग के ऊपर थोड़ी सी कम ह्यूमन एंसेस्टर्स के अटैक्स आ रहे थे, लेकिन वो लॉर्ड वुलन से भी ज़्यादा जख्म हो जा रहे थे। मतलब लू फेंग की बॉडी लॉर्ड वुलन से ज़्यादा जख्मी हो रही थी, लेकिन वो ज़्यादा गंभीर नहीं हो पा रही थी। अब लू फेंग का पहला दफा था तो लू फेंग को अभी टाइम लगने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि लू फेंग वीक है, जबकि लू फेंग की बॉडी की पावर अपने वुलन से 3 गुना ज़्यादा होती है। फिलहाल में फर्स्ट टाइम है तो ऐसा होता है। इसके साथ लू फेंग अपने पावर्स को रीजनरेट कर रहा था। लू फेंग इस बात से शॉक हो जाता है कि उसकी जो हर एक ब्रेथ थी उसमें लू फेंग की एनर्जी रिजर्व की 1% कंज्यूम होने लगी थी, लेकिन लू फेंग की वो लिमिट के अंदर ही होती है। लू फेंग की एनर्जी रिजर्व्स बहुत बड़ी थी, उसकी बॉडी तो कुछ और ही ज़्यादा बड़ी थी और उसकी लाइफ एंड डेथ तो वो तो ब्लड स्केल्स प्रिंसिपल से बनी हुई थी और वो इतनी ज़्यादा टफ थी। लेकिन फिर भी लू फेंग की जो बॉडी पावर्स थी वो 1 ब्रेथ पे 1% घट रही थी और यहाँ पे युवान के फॉर्मेशंस के होने के बावजूद भी लू फेंग की पावर्स इतनी कम हो रही थी और वहाँ पर लू फेंग ने अपनी डोमेन को भी रिलीज कर रखा था। मतलब सप्रेशंस के बाद भी लू फेंग की पावर्स अभी कम हो रही थी। अब लू फेंग नोटिस करता है कि वुलन की जो पावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और वो इंटरसेप्ट करते हैं मोर स्ट्राइक्स को ताकि लू फेंग को अडेप्ट नहीं में सफल हो सके, लू फेंग उन बैटल पावर्स में अडेप्ट कर सके। अब लू फेंग अपनी पावर्स को रीजनरेट करता है। लॉर्ड वुलन और लॉर्ड लू फेंग अपने साथ उन सब अटैक्स को रोकना शुरू करते हैं। लू फेंग धीरे धीरे बैटल में अडेप्ट होना शुरू करता है और जैसे लू फेंग यहाँ पे अपीयर होता है तो ह्यूमन स्पेस में इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में जितने भी फैक्शंस मौजूद थे, चाहे वो ह्यूमन एंसेस्टर्स हो या फिर कोई और अलग सा फैक्शंस, वो सभी लू फेंग के प्रेजेंस को सेंस कर पाते हैं और साइमल्टेनियसली लू फेंग के जो कोर्स होते हैं मतलब जो क्लोन्स होते हैं जो बाकी के होम ऑरिजिन वर्ल्ड्स में थे वो भी ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देते हैं और वो सभी अपने ऑरिजिन वर्ल्ड के अंदर अपनी ऑरिजिन कोर्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। मतलब लू फेंग की जो क्लोन अपने ऑरिजिन कंट्री ऑरिजिन यूनिवर्स डार्क होली वर्ल्ड वेलम उसमें मौजूद थी तो वो ब्रेक थ्रू करना शुरू कर जाती है, क्योंकि लू फेंग पहले उसको छिपा कर रखा था ताकि इन सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स को पता ना चले। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भाई बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, रिकॉर्डिंग करते समय कुछ ज़्यादा ही पसीने चलने लगते हैं तो एक लाइक बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।